एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। हमारा आज का विषय रहने वाला है राजनीतिक शास्त्र। कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए है जो 2021-22 की एग्जाम को देने वाले हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो हमारी फर्स्ट बुक थी या कहें सेकेंड बुक थी स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके चैप्टर्स को हमने अच्छे से उनके सॉल्यूशंस को देख लिया है। ओके, और साथ ही हमने जो हमारी दूसरी बुक है ओके समकालीन विश्व में राजनीति, उसको भी हमने उसका चैप्टर 1 यानी कि शीत युद्ध का दौर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके सेकेंड चैप्टर में आ चुके हैं। ओके, तो ये जो वीडियो अभी तक हमने कंप्लीट किया है, इनके सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे इनके वीडियो? तो इनके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, एक टेलीग्राम चैनल बनाया है वहाँ पे भी मिल जाएंगे, साथ में आपको जो हमारा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इन तीनों रिसोर्सेज पे जाकर आप सारे के सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ना ना भूलें उसके साथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी। कैसे जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करना और आप सीधे पहुँच जाएंगे चैनल के पेज पर, टेलीग्राम चैनल के पेज पर, और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना और आप इस तरीके से किताबों की पाठशाला चैनल्स के मेंबर बन जाएंगे। ओके, तो चलिए इस तरीके से आप सारे वीडियोस को देख लेना। ओके, अब बढ़ते हैं। आज का चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, तो इसके सॉल्यूशन को जल्दी से देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, आज बात कर रहे होंगे सेकेंड चैप्टर की। चलिए, दो ध्रुवीयता का अंत। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो रूस में हुई थी। उसके बाद सेकेंड, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी जो था वो 1990 में अपनाया गया था। उसके बाद बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था, क्या था? दो महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बाल्टिक गणराज्य कौन सा था? एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, या उक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा उक्त सभी। चलिए, इस तरीके से सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं सत्य असत्य के चयन की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुआनिया था। इसका ये सत्य है या असत्य है? तो ये था बिल्कुल सत्य, तो राइट आंसर रहेगा सत्य। उसके बाद सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या 15 थी, तो हाँ इसका भी आएगा सत्य। सेकेंड है वार्सा पैक्ट एक सैनिक समझौता था, हाँ वार्सा पैक्ट एक सैनिक समझौता था, तो इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे, तो इसका आएगा असत्य। उसके बाद 1985 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव राजनीतिक सुधारों के लिए लोकतंत्रीकरण को अपनाया था, तो जी हाँ इसका भी आएगा सत्य। यानी कि सारे सत्य है, बस जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो असत्य रहेगा। चलिए, सत्य असत्य कंप्लीट। रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लेनिन के उत्तराधिकारी थे, तो जो लेनिन थे उनके उत्तराधिकारी कौन थे? जोजेफ स्टोलिन। कौन थे? जोजेफ स्टोलिन। मैं ठीक से लिख रही हूँ, बिल्कुल यही लिखना है, जोजेफ स्टोलिन। उसके बाद कठोर द्विध्रुवीयता व्यवस्था का दशक था, कब माना गया? तो 1945 से 1955 तक का जो टाइम था वो बहुत कठोर द्विध्रुवीयता का था। उसके बाद चिकोस्लाविया का दमन लियोविद ब्रेजनेव ने किया था, तो चिकोस्लाविया के जन विद्रोह, तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा जन विद्रोह का दमन। ओके, जन विद्रोह। चलिए आगे क्वेश्चन, रिक्त स्थान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है, तो सबको पता है शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक देकर थेरेपी करनी। ओके, तो शॉक थेरेपी आएगा। उसके बाद सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था, जो सोवियत संघ था उसके द्वारा कौन सा सैन्य संगठन बनाया गया था? तो उसके द्वारा वार्सा पैक्ट जो है वो बनाया गया था। बात करेंगे अब एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन आंसर की। इसमें पहला क्वेश्चन है यूएसएसआर का अर्थ है, तो यूएसएसआर का अर्थ है समाजवादी। सबसे पहले आपको लिखना है समाजवादी सोवियत गणराज्य। क्या है? समाजवादी सोवियत
गणराज्य। तो राइट आंसर क्या होगा? समाजवादी सोवियत गणराज्य। नेक्स्ट, बोलिथेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो कौन थे? वलोदिमीर लेनिन, या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं लेनिन जो थे वो बोलिशेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जोसेफ स्टोलिन किस देश के नेता थे? तो ये थे सोवियत के, रशिया के, यानी कि सोवियत में रूस के ये जो थे नेता थे। उसके बाद पेरोस्त्राइका का क्या अर्थ है? तो पेरोस्त्राइका का सिंपल सा अर्थ है पुनर्रचना, यानी कि पुनः किसी की रचना करना। उसके बाद सोवियत संघ का अंत हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ विघटित हो चुका था, इसका पतन हो चुका था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सामने है हमारे सही जोड़ियां, तो इनको मिलाते हैं। सबसे फर्स्ट है लियोनिद ब्रेजनेव। तो जो लियोनिद ब्रेजनेव थे वो कहाँ से थे? वो थे राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्ण, तो ये कहाँ थे? ये राष्ट्रपति थे भारत के। उसके बाद वर्सा संधि, तो वर्सा संधि क्या है? एक सैन्य समझौता है। उसके बाद ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। ग्लानस्त्रोत क्या है? तो इसका मतलब होता है खुलेपन की नीति। तो ये इस तरीके से होने वाला है, तो जल्दी से इस सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द्विध्रुवीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। द्विध्रुवीकरण किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द्विध्रुवीय व्यवस्था का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो शक्ति का अस्तित्व होता हो, जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ। 1945 से 1951 तक इन दोनों में क्या चला था? द्विध्रुवीयता चली थी, यानी कि जब पूरे विश्व में, जब पूरा विश्व दो भागों में बढ़ जाए, दो महाशक्तियों का जब राज रहता है, तो उसे कहते हैं द्विध्रुवीय व्यवस्था। ओके, तो चलिए ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है, यानी कि जो रशिया है उसके साथ कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रूस के साथ जिन देशों की सीमाएं मिलती है उनके नाम हैं नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। तो कुछ देशों के नाम भी आप लिख देंगे तो आपका राइट हो जाएगा, भले आप इतने देशों के नाम याद न रखें, क्योंकि ओनली 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए और 4 सैनिक संगठन के नाम लिखिए। इन दोनों के आंसर हम एक साथ देख लेंगे। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप अमेरिकी वर्चस्व का आरंभ हुआ, यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो शुरू हो गया और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। तो ये तीसरे वाले का आंसर। अब चौथे वाले का क्वेश्चन था कि 4 सैन्य संगठन के नाम, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नाटा, वार्सो, सेंटो और सीटो, ये 4 सैन्य संगठन थे। तो दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा जो प्रश्न क्रमांक 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे समक्ष है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण लिखिए, यानी कि जो सोवियत संघ है उसका पतन हुआ उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन से कारण थे, उनको हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट कारण है सोवियत संघ के विघटन का, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट कारण है गोर्बाचेव की खुलेपन की अवधारणा ने सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने में मदद की, जिससे क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। सेकेंड, सोवियत संघ ने बोलीगठन गणराज्य का रूस के अंतर्गत विलय उनकी इच्छा के खिलाफ किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, इसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के पतन का एक कारण था अफगान संकट, यानी कि उसमें हाथ डाला था सोवियत संघ ने, जिसकी वजह से इसका विघटन हो गया। उसके बाद सोवियत अर्थव्यवस्था जो बदहाल हो रही थी तथा साम्यवादी दल की शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत रूस यानी कि इंडिया और रशिया के आपसी संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ। इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है उससे इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट मिला, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत रूस के आपसी संबंधों से भारत में निम्न प्रकार से लाभान्वित हुआ। सबसे पहले भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलन में लाने जैसे मसलों में इंडिया को क्या हुआ, फायदा हुआ। पहला। दूसरा, 2001 में क्या हुआ था, भारत और रशिया ने सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। रूस को इस संबंध से भी बड़ा फायदा हुआ। भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक सज्जो सामान रूस से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद भारत तेल के आयातक देशों में से एक था, इसलिए भारत भी रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की। उसके अलावा रूस भारत को परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत की अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की थी। तो इस तरीके से हमेशा रशिया ने या कहे सोवियत संघ ने इंडिया की मदद की थी। तो इस प्रकार इंडिया क्या हुआ, लाभान्वित हुआ। तो ये कुछ लाभ मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सबसे पहले इन सब का, उसके बाद इसका। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में किस तरीके से उभरा। ओके, उसको हमें समझाना है कि जो सोवियत संघ था वो किस तरीके से एक महाशक्ति बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में सहायक निम्नलिखित कारण है। यहाँ पर हम उन कारणों को देखेंगे जिनकी वजह से सोवियत संघ एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक महाशक्ति सुपर पावर बन गया। सबसे पहला कारण है सोवियत संघ की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अगर हम अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। ओके, पहला कारण है वहाँ की इकोनॉमी। दूसरा, संचार यानी कि सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ के दूर दराज के जो इलाके थे वो आवागमन की सुव्यवस्थीकरण के कारण क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। तो दूसरा इसका ये कारण है जिसकी वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुपर पावर बनी। थर्ड, ऊर्जा संसाधन, जो एनर्जी रिसोर्सेस है, जैसे कि यहाँ पर बात कर सकते हैं हम लोहा, तेल, इस्पात और मशीनरी, इनका उत्पाद आदि बड़ी मात्रा में कहाँ पर, सोवियत संघ में होता था। तो थर्ड कारण ये है। उसके बाद फोर्थ कारण है उपभोक्ता उद्योग। अब सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग जो था ना वो बहुत उन्नत था। छोटी से छोटी पिन से लेकर और बड़ी से बड़ी कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन सोवियत संघ में होता था। इसके अलावा बेरोजगारी का न होना, क्या है बेरोजगारी का न होना, पांचवा कारण है जिसकी वजह से सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुपर पावर बना। सोवियत संघ में बेरोजगारी की दर काफ़ी कम थी क्योंकि सरकार क्या करती थी, बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे स्वास्थ्य हुई सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याणकारी चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। अतः निष्कर्ष में हम क्या लिख देंगे, उपरोक्त कारणों के कारण ही सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। तो ये इसका पूरा आंसर है। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। सबसे पहले इतना, उसके बाद इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। हमें यहाँ पे बताना है कि जो सोवियत प्रणाली थी, जो यूएसएसआर जिस प्रणाली पर चल रहा था, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इसके विशेषताओं को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोवियत संघ की विशेषताएं निम्न प्रकार से थी। सबसे पहली, जो सोवियत प्रणाली थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि जो सोवियत सिस्टम जो पूरा था वो समाजवादी इकोनॉमी पर बेस्ड था। सेकेंड, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तथा राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि राज्य मतलब सरकार के नियंत्रण में थी। सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि तथा अन्य उत्पादक समस्याओं पर राज्य का ही स्वामित्व या नियंत्रण होता था।
चौथी विशेषता, सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो कम्युनिस्ट पार्टी पर ही आधारित थी, इसमें विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके बाद सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज कल्याण करना, अर्थात समाज का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन विकास करना। तो ये समाजवादी सोवियत प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो जल्दी से एक एक करके इन सबको नोट कर लीजिए या फिर एक ही बार में इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वो है सोवियत अर्थव्यवस्था व अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो सोवियत इकोनॉमी है और जो अमेरिका की इकोनॉमी है, दोनों में क्या डिफरेंस है हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को भी। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की। पहली बात तो जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है। ओके। दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं पर किसका, बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय कौन लेगा, आर्थिक निर्णय का उद्देश्य किसका होगा और उन निर्णयों का उद्देश्य क्या होगा, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। चौथा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मिल्कियत होती है, जो संपत्ति होती है, उसका स्वामित्व क्या होता है, निजी होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उपभोक्ता का प्रभुत्व जो होता है वो बाधित नहीं होता है, क्योंकि पूरी की पूरी बाजार उपभोक्ता के प्रभुत्व से ही चलता है। तो ये इस तरीके की अमेरिका की अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था होती है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होती है। कैसे, देखो, जो सोवियत अर्थव्यवस्था है वो समाजवाद पर आधारित होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी, वो बाजार के नियंत्रण में रहती है और ये राज्य के नियंत्रण में रहती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज कल्याण रहता है, अर्थात समाज का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और उधर क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में मिल्कियत का जो स्वामित्व होता है वो निजी नहीं होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी संपत्ति नहीं होती है। और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है, यानी कि सब कुछ उपभोक्ता नहीं होता है। तो ये सोवियत संघ और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इधर सोवियत संघ का। ओके। तो फ्रेंड, मैंने तो इस तरीके से लिखा है, लेकिन आप इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। इधर अमेरिका की और इधर सोवियत संघ की, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ओके। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी क्वेश्चन बैंक का सेकेंड चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत कंप्लीट होता है। इस वीडियो में थोड़ी सी एंड में नॉइस आई है, उसके लिए सॉरी। तो आसपास काफ़ी नॉइस थी इसलिए आ रहा था, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।